Hey guys, my name is Anuradha. Welcome to our channel GK Guidance and Knowledge. Happy morning to all of you. कैसी है मेरी GK फैमिली? आई होप सभी अच्छे होंगे, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रखें। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज के स्पेशल डे के साथ में। आज क्या है? मराठवाड़ा लिबरेशन डे, जिसे हम हिंदी में मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिवस के नाम से जानते हैं और हर साल इसे 17 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे कि आपको पता ही होगा, मराठवाड़ा एक ऐसी जगह में से आता है जिसकी हिस्ट्री बहुत ही अच्छी रही है। और यहाँ पे क्या हुआ था कि जो हैदराबाद के निज़ाम थे, आपने सुना ही होगा, जैसे कि हमारे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल उस टाइम के जो होम मिनिस्टर थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने पुलिस एक्शन उठाकर और फिर काफ़ी सारे जैसे जगह थी जिनको इंडिया के अंदर इंक्लूड किया गया था, क्योंकि उससे पहले काफ़ी सारे लोग ऐसे थे, काफ़ी सारी जगह ऐसी थी जो कि इंडिया के साथ जाने के लिए तैयार नहीं थे। कोई तो इंडिपेंडेंट रहना चाहता था और कोई चाहता था कि वो पाकिस्तान के अंदर मिल जाए। तो उसी हिसाब से जो हैदराबाद के निज़ाम थे वो पाकिस्तान के अंदर मिलना चाहते थे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं था, बिकॉज हैदराबाद है वो हमारे इंडिया के बीचों बीच पड़ता है, इंडिया के इंटरनल एरियाज़ के अंदर पड़ता है। और इसी तरह से जो मराठवाड़ा है वो महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है। जो महाराष्ट्र के 8 ज़िले थे वो किसके अंदर आते थे? वो हैदराबाद के निज़ाम के अंदर आते थे और उनके अत्याचारों से इनको 17 सितंबर को आज़ादी मिली थी। तो इसी वजह से इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारी कोटेशन देखते हैं आज की। सक्सेस हमें तभी मिल सकती है जब हमारे ड्रीम हमारे फियर से, हमारे डर से ज़्यादा बड़े हों। अगर आप किसी काम को कर रहे हैं, किसी भी ड्रीम को लेकर चल रहे हैं कि आपको ये बनना है वो बनना है, अगर उस मुकाम को हासिल करने से आपको डर नहीं लग रहा है तो आपका वो ड्रीम हो ही नहीं सकता। आपका बेस्ट लेवल तभी निकल कर आएगा जब आपके सामने सबसे बड़ी मुसीबत सामने आती है। ये आपने खुद भी महसूस किया होगा कि जब आपके सामने बड़ी प्रॉब्लम होती है तो उसको सॉल्व करने के लिए और भी ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, और वहीं आपका बेस्ट होता है कि आप हर प्रॉब्लम से, हर सिचुएशन से कैसे निकल कर सामने आते हैं। और यही सबसे बड़ा चैलेंज होता है एक सिविल सर्वेंट के लिए। तो हमेशा अपने ड्रीम्स को, अपने फियर से ऊपर रखिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा कल का क्वेश्चन है जो मैंने आपसे पूछा था। ग्राउंडस्वेल रिपोर्ट, ये जो सीरीज़ है वो उसकी रिपोर्ट की पब्लिश हुई है, तो ये किसने पब्लिश की है? वर्ल्ड बैंक ग्रुप के द्वारा, या फिर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा, या फिर ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर द ह्यूमन राइट्स के द्वारा? तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ए, ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप के द्वारा लॉन्च की गई है। अब इसके बारे में देख लेते हैं। वर्ल्ड बैंक ने रिसेंटली इसे लॉन्च किया है और इसके जो नाम है वो क्या रखा गया है? ग्राउंडस्वेल रिपोर्ट एक्टिंग ऑन द इंटरनल क्लाइमेट माइग्रेशन। इसकी जो पहली रिपोर्ट थी वो 2018 के अंदर आई थी, जिसके अंदर हमने समझने की कोशिश की थी कि कैसा स्केल है, कैसी ट्रेजेक्ट्री है और कैसे जो स्पेशल पैटर्न्स हैं हमारे जो फ्यूचर के अंदर क्लाइमेट के अंदर जो माइग्रेशन होगा कंट्रीज़ के अंदर खुद में ही होगा। बिकॉज क्या होगा, जो कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ पे पानी है वो बढ़ने वाला है क्लाइमेट चेंज की वजह से। और यहाँ पे जो 3 एरियाज़ हैं उनको फोकस किया गया था, वो कौन कौन से थे? सब सहारन अफ्रीका, साउथ एशिया, या फिर थर्ड वन था वो लैटिन अमेरिका था। और स्पेसिफिकली इसके अंदर एग्जामिन किया गया था कि कैसे जो स्लो ऑनसेट है क्लाइमेट चेंज के जो इम्पैक्ट हो रहे हैं वाटर अवेलेबिलिटी के ऊपर, क्रॉप प्रोडक्टिविटी के ऊपर, और सी लेवल है वो राइज हो रहा है, उसकी वजह से, किसकी वजह से हो रहा है? ये स्टॉर्म सर्ज की वजह से, क्लाउड के जो अफेक्ट होते हैं उनकी वजह से, और जिसकी वजह से जो इंटरनल माइग्रेशन है वो और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। जो सेकंड ग्राउंडस्वेल रिपोर्ट है वो 2021 के अंदर भी प्रेजेंट की गई। इसको भी जो पहली रिपोर्ट है उसी के हिसाब से तैयार किया गया है। इसके अंदर 3 और एरियाज़ हैं जिनको ऐड किया गया है। वो कौन कौन से? मिडिल ईस्ट से नॉर्थ अफ्रीका से, मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका, ईस्ट एशिया एंड द पैसिफिक, ईस्टर्न यूरोप एंड सेंट्रल एशिया, इन सभी को इंक्लूड किया गया है। इसके अंदर बताया गया है कि जो 216 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि इन 6 रीज़न से हैं, वो इंटरनल माइग्रेशन का शिकार होंगे। 2050 तक इनको इंटरनल माइग्रेशन करना पड़ेगा। अगर हम इंटरनल जो क्लाइमेट माइग्रेशन की बात करें तो उसके हॉटस्पॉट हैं वो इमर्ज होंगे 2030 तक, और ये इंटेंसिफाई हो जाएंगे 2050 तक। तो मतलब समझ सकते हैं आप, सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाली है। अगर हमने क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल नहीं किया, पोल्यूशन को कम नहीं किया, तो बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब होने वाली है। अब फिर हमारा पहला क्वेश्चन है, इंडिया ऑर्गेनाइज करने जा रहा है पहली बार ग्लोबल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस। ये नवंबर में होगी, कहाँ पे होगी ये बताना है हमें। उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, या फिर छत्तीसगढ़? तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा बिहार। ये बिहार के अंदर होने वाली है। चलिए अब देख लेते हैं इसके बारे में। इंडिया है वो पहली बार होस्ट करने वाला है ग्लोबल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस को। ये नवंबर 19 से 20 तक होगी, और ये कहाँ पे होने वाली है? नवा नालंदा महाविहार कैंपस, नालंदा बिहार के अंदर है ये एक एकेडमिक कॉन्फ्रेंस होने वाली है जो कि ऑर्गेनाइज की जाएगी इंडियन काउंसिल फॉर दी
कल्चरल रिलेशंस, जिसे इन शॉर्ट ICCR बुलाते हैं, ये पहला है जिसके जो एनुअल फीचर है उनके अंदर बात करते हैं हम। इसके अंदर 4 रीजनल कॉन्फ्रेंसेज होगी जो कहाँ पे होने वाली हैं। इंडिया के अंदर तेलंगाना, सारनाथ, गंगटोक और धर्मशाला के अंदर। और अगर इंडिया से बाहर बात करते हैं तो जापान, साउथ कोरिया, थाईलैंड और कंबोडिया के अंदर होने वाली है। जिस जिस ये कॉन्फ्रेंस है इसका फोकस होगा ताकि इंडिया को सेंटर बनाया जा सके बुद्धिज़्म का, प्रमोट किया जा सके बुद्धिस्ट एक्टिविटीज़ को, जैसे कि एकेडमिक, कल्चर, सेमिनार्स, और पीपल वो लोग भी हमें ट्रैवल करें वो, जैसे कि बुद्ध पूर्णिमा जैसे और वैशाख जैसे जो उत्सव हैं उनके ऊपर लोग यहाँ पे आएँ, जिससे हमारी जो टूरिस्ट एक्टिविटी है वो भी बढ़ जाएगी। इसके साथ साथ जो अवार्ड है वो भी दिए जाएंगे इसके अंदर। वैसे तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ये कितने दिए हैं, कितने पैसे दिए जाएंगे, क्या क्या दिया जाएगा वो, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं एक बार। ये तो 21 नवंबर को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा न्यू दिल्ली के अंदर दिए जाएंगे। और यहाँ पे $20,000 रुपीज़, मतलब कि इंडियन करेंसी में बात करें तो हम 14.7 लाख रुपीज़ दिए जाएंगे। इसके अंदर एक प्लैक और एक गोल्ड प्लेटेड मेडल भी दिया जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। रिसेंटली यूनियन कैबिनेट चेयर किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इसके अंदर अप्रूव किया गया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसे हम इन शॉर्ट MOU बुलाते हैं। तो इनमें से कौन सी कंट्री है जिसके साथ ये कॉपरेशन करने जा रही है और कौन सी फील्ड होगी डिजास्टर रिस्क रिडक्शन और मैनेजमेंट के अंदर? तुम्हारे ऑप्शन हैं USA, भूटान, इटली और नेपाल। तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा C, ये इटली के साथ में करने जा रहे हैं। चलिए इसको देख लेते हैं। MOU वो साइन किया गया है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA इंडिया की तरफ से और डिपार्टमेंट ऑफ सिविल प्रोटेक्शन एंड ऑफ द प्रेसिडेंसी ऑफ द काउंसिल मिनिस्टर ऑफ इटली, इन दोनों के बीच में। और इसके अंदर क्या किया जाएगा, एक सिस्टम है, जैसे कि हम हमारे देश के अंदर अलग अलग तरह के डिजास्टर आते हैं, हो सकता है इटली के अंदर कुछ और डिफरेंट हो, तो हर देश की अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज होती हैं किसी भी डिजास्टर को टैकल करने के लिए। इस MOU की वजह से क्या होगा, हम एक साथ मिलकर जो भी डिजास्टर को कम करने की, मैनेज करने की जो प्रिपेयर्डनेस और रिडक्शन है, ये सब एक साथ मिलकर काम करेंगे इन सभी चीज़ों के ऊपर, और एक साथ मिलकर जो कैपेसिटी बिल्डिंग है वो करेंगे। इस वजह से क्या होगा, हमारे दोनों देशों के बीच में जो टेक्निक्स हैं वो इंटरचेंज होंगी। जैसे हमारे टेक्निक्स हैं वो हम उनको सिखाएंगे और उनकी टेक्निक्स है वो हम सीखेंगे। काफ़ी बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि वहाँ पे हमारी टेक्निक काम ना आए, उनकी टेक्निक काम आ जाए। तो इसी वजह से जो कॉपरेशन हैं कंट्रीज़ के बीच में वो होते रहते हैं अलग अलग फील्ड के लेकर। अब पॉलिटिकल रिलेशन देख लेते हैं। इंडिया और जो इटली है उन दोनों के बीच में 1947 के अंदर ये हुए थे, और जब ये इंडिया ने इंडिपेंडेंस हासिल कर ली थी। हालांकि जो हमारे रिलेशन है वो एंशिएंट टाइम से ही बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे ट्रेड भी होता रहता था। और लैंग्वेज है जैसे कि संस्कृत है और लैटिन है, ये इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली से आते हैं। और ये लोग हैं वो आपस में सिविलाइजेशन से भी जुड़े हुए हैं, पिछले 2000 साल से भी पुराना सिविलाइजेशन का मैच है हमारा। इटालियन पोर्ट सिटीज़ हैं वो भी हमारे लिए ट्रेडिंग पॉइंट रही हैं, और हमारे जो यूरोपियन नेशंस हैं उनके साथ में कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। इंडिया के जो ट्रूप्स हैं वो भी इटली के अंदर एक्टिव थे वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान। इंडिया इटली का 5th लार्जेस्ट पार्टनर है यूरोपियन यूनियन के अंदर बात करें तो हम, और इटली है वो 5th लार्जेस्ट इन्वेस्टर है इंडिया के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर करना इन भी स्टेटमेंट को किसकी रेफरेंस में पीसफुल मिशन 2021 के बारे में बताना है। ये एक एक्सरसाइज है जो कि हेल्ड की जाती है पीस कीपिंग फोर्सेस के द्वारा। इसका एम है ताकि जो काउंटर टेररिज्म एक्टिविटीज़ हैं उनको टैकल किया जा सके, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को कम किया जा सके। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों है, फिर दोनों में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा B। इसके अंदर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये UN पीस कीपिंग फोर्स के बीच में नहीं बल्कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के स्टेट्स के बीच में होगा। अब देख लेते हैं इसके मेंबर्स कौन कौन से हैं। रशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना और मंगोलिया, ये सभी इसके मेंबर्स हैं। सारे तान इकट्ठे कर रखे हैं इसके अंदर। अच्छा, अब देखते हैं इंडियन जो मिलिट्री है उसके अंदर से हमारे जो 200 पर्सनल्स हैं वो जा रहे हैं इस एक्सरसाइज के अंदर पार्ट लेने के लिए। ये एक जॉइंट काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज है जो कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर स्टेट के बीच में होती है। इसे होस्ट किया जाएगा रशिया के द्वारा। कहाँ पे होने वाली ये? ओरेनबर्ग रीजन के अंदर जो साउथ वेस्ट रशिया के अंदर पड़ता है, और ये September 13 से लेकर 25 September 2021 तक चलने वाली है। इसके अंदर E6 ट्रेडिशन है इसका एम है ताकि इस एक्सरसाइज के थ्रू हम फोस्टर कर सके जो क्लोज रिलेशंस हैं SCO के मेंबर, जो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर स्टेट हैं उनके बीच में, और इन्हेंस कर सके जो हमारे लीडर्स हैं वो कमांड करें मल्टीनेशनल मिलिट्री कंटीजेंट्स की। और ये एक्सरसाइज है ये इनेबल करेगी कि हम एक दूसरे के साथ में अपनी जो आर्म फोर्सेस की जो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन नेशंस के बीच में इंटरचेंज करें हमारे जो टेक्निक्स हैं, हम कैसे कैसे जो युद्ध वगैरह लड़ते हैं, या फिर हम किसी भी चीज़ को, किसी भी सिचुएशन को कैसे टैकल करते हैं। यही बात है इनके अंदर। अपॉर्चुनिटीज़ हैं आर्म फोर्सेस को वो मिलती हैं कि वो ट्रेन कर सके, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस कर सकें, और इसके अंदर जो जॉइंट इन्वायरमेंट है वो क्रिएट किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है
आई रस्ते, ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड प्रोजेक्ट है। ये रिसेंटली लॉन्च किया गया है। कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। वैसे अगर आप नितिन गडकरी जी को जानते हैं तो आपको ये पता ही होगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज का इनिशिएटिव है। इन्होंने नितिन गडकरी जी ने इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। इस प्रोजेक्ट का एम है ताकि जो रोड एक्सीडेंट्स हैं, आपको पता हो तो इंडिया टॉपेस्ट कंट्री है जहाँ पे सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट होते हैं। हमारे देश के अंदर इतने लोग बीमारियों से नहीं मरते जितने लोग रोड एक्सीडेंट्स की वजह से मर जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है, रोड सेफ्टी के नियम है उनको ज़्यादातर लोग फॉलो नहीं करते। इसी वजह से हमारे देश में काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है कि जो रोड सेफ्टी नियम है उनको, रूल्स को और भी ज़्यादा टाइट किया गया है। उनके अंदर जो जुर्माना है वो भी बढ़ा गया है। हालांकि इसकी वजह से करप्शन जैसी एक्टिविटीज़ भी मान सकते हैं कि हम बढ़ गई हैं, लेकिन फिर भी इस किसी की जान से ज़रूरी कुछ नहीं हो सकता है। तो इस वजह से मेरे हिसाब से मानना है कि अच्छा स्टेप लिया गया है रोड सेफ्टी के रूल्स को टाइट करके। इसके अंदर अंडरस्टैंड किया जाएगा कि कैसे हम फैक्टर्स हैं रिस्पॉन्सिबल जिनकी वजह से एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं, तो उनका सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं। ये रास्ते की फुल फॉर्म क्या है? इंटेलिजेंट सॉल्यूशन फॉर दी रोड सेफ्टी थ्रू टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है नागपुर, महाराष्ट्र से, और इसका एम है ताकि जो सिटी के अंदर 50% से भी कम किया जा सके एक्सीडेंट्स को। इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। इसके अंदर जो जॉइंट है सेंटर, इंटेल, INAI, IIT हैदराबाद, CSIR, CRRI, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, महिंद्रा एंड महिंद्रा, नागपुर एंड नागपुर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, ये सभी एक साथ मिलकर काम करें इसके बारे में। इसका एम है कि इस फोकस, इसके अंदर जो व्हीकल की सेफ्टी है, मोबिलिटी एनालिसिस है और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और भी ज़्यादा सेफ बनाया जा सके, ताकि हमारा जो विज़न रखा है कि हम रोड सेफ्टी को वो कर देंगे, तो रोड एक्सीडेंट्स को ज़ीरो कर देंगे, उसी की तरफ ये एक स्टेप और बढ़ाया गया है। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है? किसके बारे में? टार बॉल्स के बारे में बताना है। टार बॉल्स हैं, ये एक डार्क कलर के होते हैं और स्टिकी बॉल्स होती हैं जो कि क्रूड ऑयल की वजह से बनती हैं, जो कि ओशन के ऊपर फ्लोट करता रहता है। ये ओपन सी से शोर्स की तरफ ट्रांसपोर्ट होती हैं। किसकी वजह से? सी करंट या फिर सी वेव की वजह से। टारबोल से वो क्लीनिंग मशीनरी के ऊपर चिपक जाती हैं और वहाँ से उतारना, उनको साफ करना बहुत ही मुश्किल होता है। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों, फिर दोनों में से कोई नहीं। मजाक था ये, इनमें से कोई सी स्टेटमेंट गलत नहीं है, सभी की सभी चीज़ें हैं। चलिए अब आगे देखते हैं इनके बारे में। सिर्फ इसी मंथ के अंदर जो बृहन मुंबई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, इन शॉर्ट BMC बुलाते हैं, उसने 20,000 किलोग्राम जो टारबोल्स हैं उनको जुहू और वर्सोवा बीच से हटाया है। टारबोल्स हैं वो डार्क कलर के होते हैं, स्टिकी बॉल्स होती हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं टारबोल्स। और ये अगर एक बार किसी चीज़ को चिपक जाए तो वहाँ से उसको वापस साफ करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जो सी है उसके ऊपर जैसे कि ट्रांसपोर्ट होते हैं, जो क्रूड ऑयल है उसको हम एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो उसके अंदर से कोई भी लीकेज वगैरह होती है, फिर कोई भी और रीज़न होता है जिसकी वजह से वो सरफेस के ऊपर पहुंच जाता है वो ऑयल, तो वो क्या होता है, जो ओशन के ऊपर फ्लोट करता रहता है, फ्लोट करता रहता है, वेव्स की वजह से वो और भी टाइट हो जाता है। कई बार तो इतना बड़ा जो बास्केट होता है हमारा, उसका साइज़ भी ले लेता है, और काफ़ी बार ऐसा होता है कि जो पानी की बूंद होती है उसके साइज़ में भी रहते हैं ये। तो जब ये एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं तो हमारी जो मरीन लाइफ है उसको, इसके ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं। इसी वजह से इनको क्लीन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। और जो मानसून के टाइम पे जो विंड स्पीड है उसकी वजह से ये उसी डायरेक्शन में बढ़ते चले जाते हैं, और इसकी वजह से ये अरेबियन सी के ऊपर ज़्यादातर देखने को मिलते हैं और डिपॉजिट हो जाते हैं ये वेस्टर्न कोस्ट के ऊपर। और मानसून सीजन की वजह से जो स्पीड है या फिर सर्कुलेशन है विंड की, उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन है उसकी वजह से टारबोल्स हैं वो अपना एक पैटर्न ले लेते हैं। अब आगे देखते हैं, कंसिडर करना है इन स्टेटमेंट को किसकी रेफरेंस में? शून्य कैंपेन के बारे में बताना है। ये एक इनिशिएटिव है जो कि नीति आयोग के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के साथ मिलकर लिया गया है। शून्य कैंपेन एक ऐसा इनिशिएटिव है जो कि काम करेगा कंज्यूमर्स और इंडस्ट्री के लिए, ताकि प्रमोट किया जा सके पोल्यूशन फ्री डिलीवरी व्हीकल्स को। उनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों, फिर दोनों में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा बी, बिकॉज सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि ये RMI के साथ में मिलकर लिया गया है, RMI इंडिया के साथ में। इस कैंपेन को लॉन्च किया गया है ताकि जो अडॉप्ट किया जा सके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अर्बन डिलीवरी सेगमेंट के अंदर, और कंज्यूमर्स हैं उनके अंदर अवेयरनेस बढ़ाई जा सके कि क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं अगर हम पॉल्यूशन फ्री डिलीवरी करते हैं। पॉल्यूशन फ्री डिलीवरी जैसे कि इंडस्ट्रीज़ हैं, स्टेक होल्डर्स है जिसके अंदर कौन कौन से इंक्लूड हैं, ई कॉमर्स कंपनीज़ हैं, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, या फिर फ्लीट एग्रीगेटर्स हैं, और लॉजिस्टिक कंपनीज़ हैं। वो अपने जो एफर्ट्स हैं उनको इसको और भी ज़्यादा इन्हेंस करें ताकि जो लास्ट मील डिलीवरी है वो भी पॉल्यूशन फ्री हो सके।
इसके अंदर जो पहली मीटिंग हुई थी, इसका इनिशियल फेज है, उसके अंदर 30 कंपनीज ने पार्ट किया था, जिसके अंदर मोस्टली जैसे कि टाटा मोटर्स है, महिंद्रा इलेक्ट्रिक है, अशोक लीलैंड है, जोमेटो है, सन मोबिलिटी है, लाइटनिंग लॉजिस्टिक है, बिग बास्केट है, बुडेंट है, स्विगी है, हीरो इलेक्ट्रिक है, जिन्होंने अटेंड किया था। और ये किसके द्वारा शेयर की गई थी? जो नीति आयोग के जो सीईओ हैं अमिताभ कांत, उनके द्वारा शेयर की गई थी। इस कैंपेन के अंदर जो कॉरपोरेट ब्रांडिंग और सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स हैं उनको अनाउंस किया गया है, ताकि रिकॉग्नाइज किया जा सके जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं अपने एफर्ट्स लगा रहे हैं कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर ट्रांसफॉर्म करने जा रहे हैं अपनी जो माइलेज डिलीवरी है उसको। और इसके अंदर शेयर किया जाएगा इसके इम्पैक्ट क्या क्या है इस कैंपेन के। उसके अंदर डेटा है, जैसे कि कितने किलोमीटर इलेक्ट्रीफाइड व्हीकल्स की द्वारा डिलीवरी की गई, स्टैंडर्ड पोल्यूटेंट सेविंग कितनी हुई, कार्बन सेविंग कितनी की गई, और भी जो क्लीन डिलीवरी व्हीकल्स की जो बेनिफिट्स हैं उनका डेटा इसके साथ में शेयर किया जाएगा। इसका मेन पर्पज़ क्या है? ताकि एलिमिनेट किया जा सके पोल्यूशन को अर्बन फ्लड सेक्टर से। हाँ, सांस चढ़ गई। चलो अभी आगे देखते हैं। एक साथ में पूरा बोलने की कोशिश करती हूँ तो उसकी वजह से हो जाता है काफ़ी बार, खांसी आने वाली थी अभी। चलिए अब आगे देखते हैं इसको। इसका पर्पज़ क्या रखा गया है? ताकि ई कॉमर्स कंपनीज़ हैं, ऑटो मेकर्स हैं, या फिर लॉजिस्टिक फ्लीट ऑपरेटर्स हैं, वो रिकॉग्नाइज़ करें इस अपॉर्चुनिटी को। अगर हम बात करते हैं पॉल्यूशन की, इसकी वजह से जो फ्रेट व्हीकल्स जो कि किराए पे चलने वाले व्हीकल्स हैं, उनकी वजह से 10% CO2 एमिशन होता है। और इसके इंक्रीज़ होने की बात है कि ये 10% से 114% तक बढ़ जाएगा 2030 तक। इसी को कम करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की यूज़ करने के ऊपर फोकस दिया जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है, क्योंकि एयर क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से हम जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसके अंदर से भी 15 से लेकर 40% तक हम डिक्रीज़ कर पाएंगे CO2 का एमिशन। और इसकी वजह से कॉस्ट भी कम आती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं उनके ऊपर कॉस्ट जो डीजल या फिर पेट्रोल से चलने वाले व्हीकल्स हैं उनसे कम आती है। अब आगे देखते हैं। हाइमेंडोन शार्क, ये रिपोर्ट की गई है रिसेंटली, पहली बार ये पाई गई है जुरासिक रॉक के अंदर। तो ये कहाँ पे पाई गई है? इंडिया, इजिप्ट, चाइना या फिर जापान के अंदर? तुम्हारा आंसर है, हमारा आंसर है ये इंडिया, राजस्थान के अंदर जो जैसलमेर एरिया है वहाँ पे पाई गई है। ये कुछ इस तरह की दिखाई देती है। अब देख लेते हैं राजस्थान के बारे में। राजस्थान को पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और गुजरात ये टच करते हैं। और इंटरनेशनल बाउंड्री की बात करें तो पाकिस्तान टच करते हैं। फिर आगे देखते हैं। हाइमेंडोन शार्क की है रिपोर्ट की गई है पहली बार जुरासिक रॉक के अंदर। अप्रोक्सीमेटली 160 से लेकर 168 मिलियन पुरानी पाई गई है जैसलमेर रीजन राजस्थान के अंदर। और मरीन और फ्लूवियल एनवायरनमेंट के अंदर पाए जाते थे ये ट्रासिक और अर्ली जुरासिक टाइम के अंदर। हालांकि जो मिडिल जुरासिक टाइम था, जो कैटेक्रोसिक टाइम था, उसके 65 मिलियन ईयर्स के बाद में ही ये ख़त्म हो गई थी, पूरी तरह से एक्सटेंट हो गई थी। इनका सिग्निफिकेंट क्या है? क्योंकि ये न्यूली डिस्कवर की गई हैं क्रशिंग टीथ के साथ में, जैसलमेर के अंदर ये प्रेजेंट हुई हैं। ये न्यू स्पीसीज है जिनको नाम रखा गया है स्टॉप होंडर्स जैसलमेरिसिस। ये जीनस है, ये स्टॉप होंडर्स की आइडेंटिफाई गई है पहली बार, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर पाई गई है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सिर्फ 3 जगह ही जहाँ पे पाई गई हैं। पहला है वो जापान है, दूसरा थाईलैंड, और तीसरे नंबर पर इंडिया के अंदर अब जैसलमेर के अंदर मिली है। ये न्यू स्पीसीज है, रिसेंटली उसको इंक्लूड किया गया है इंटरनेशनल जो sharkreference.com है उसके अंदर। IUCN की लिस्ट की बात हो रही है यहाँ पे। और साथ ही साथ जो स्पेशल सर्वाइवल कमीशन, जिसे इन शॉर्ट SSC बुलाते हैं, और जर्मनी के अंदर इनको इंक्लूड किया गया है। अब आगे देखते हैं स्वामित्व स्कीम, ये किसके साथ में। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है इसके अंदर स्वामित्व स्कीम है, ये किसके साथ में कोलैबोरेट करके, किसका कोलैबोरेटिव एफर्ट है, इसको बताना है हमें। सर्वे ऑफ इंडिया का, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज का, या फिर स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का? तुम्हारे ऑप्शन है फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, या फिर ये सभी की सभी? तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा सी, बिकॉज यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, जो फाइनल स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, इसका कोई लेना देना ही नहीं है यहाँ से। रिसेंटली इसकी जो गाइडलाइंस हैं उनको जारी किया गया है ये रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज जो मिनिस्ट्रीज हैं उनके द्वारा। ये नेशनल पंचायती राज डे 24 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है, उसी के दिन पे लॉन्च की गई थी। ये कौन से ईयर में लॉन्च की गई थी ये बताना है आपको। स्वामित्व, इसकी फुल फॉर्म क्या है? सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विद द इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन द विलेज एरिया। ये कोलैबोरेटिव एफर्ट किसका? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज का, स्टेट पंचायती राज डिपार्टमेंट का, स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, और सर्वे ऑफ इंडिया का। इसका एम क्या है? ताकि प्रोवाइड किया जा सके इंटीग्रेटेड प्रॉपर्टी वैलिडेशन सॉल्यूशन रूरल इंडिया के अंदर। काफ़ी बार क्या होता है, जैसे कि हमारे हेक्टेयर्स हैं, जो खेतों की ज़मीन है उसके हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लेकिन जो गांव वाला एरिया है वहाँ पे ज़्यादातर घरों की डॉक्यूमेंट्स नहीं देखने को मिलते हैं।
तो उन्हीं को डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करवाने के लिए, ताकि उनको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं हो और जो सरकार है उसके पास भी डेटा अवेलेबल हो कि किन के पास क्या है, उसी के लिए ये रूरल इंडिया के अंदर ये इम्प्लीमेंट की जा रही है। और ये 2020 से 2024 के बीच में चलाई जाएगी, जहाँ पे ड्रोन है उसके थ्रू इनकी मैपिंग की जाएगी। और ये प्रोग्राम है इम्प्लीमेंट किया जा चुका है अभी 6 स्टेट्स के अंदर। वो कौन कौन से हैं? हरियाणा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अंदर। अब आगे देखते हैं। कंसिडर करना इन सभी स्टेटमेंट को। प्रोडक्टिविटी लिंक इंसेंटिव ये स्कीम है, ये ड्रोन इंडस्ट्री के बारे में बताना है इसको। PLI स्कीम है, इसके अंदर ड्रोन और ड्रोन जो कंपोनेंट्स है इंडस्ट्री है उसके अंदर एड्रेस किया जा रहा है स्ट्रैटेजिक, टैक्टिकल और ऑपरेशनल यूजर्स की रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजीज़ का। ड्रोन टेक्नोलॉजी हमारे लिए तो रेवोल्यूशनरी ही है, हालांकि हमारे ये काफ़ी पहले आ चुकी है, लेकिन इतनी ज़्यादा इम्प्रोवाइज्ड अभी तक नहीं हुई है। उसको और भी ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए इस स्कीम को लाया गया है। इसके अंदर टोटल एलोकेशन है PLI स्कीम के अंदर ड्रोन और ड्रोन की जो कंपोनेंट है उनके रिलेटेड जो भी इंडस्ट्रीज़ है उनके अंदर 120 करोड़ तक स्प्रेड हो जाएगी अगले 3 फाइनेंशियल ईयर्स के अंदर। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट वो इनकरेक्ट है? फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों है, फिर दोनों में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा डी, बिकॉज दोनों की दोनों स्टेटमेंट वो एकदम करेक्ट है। इनमें से कोई भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं है। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को ड्रोन इंडस्ट्री के लिए। इस स्कीम के अंदर जो ड्रोन या फिर ड्रोन रिलेटेड जो भी कंपोनेंट इंडस्ट्रीज हैं वो एड्रेस कर पाएंगे अपने स्ट्रैटेजिक, टैक्टिकल और ऑपरेशनल यूजेस को इस रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी के लिए। इसके अंदर टोटल एलोकेशन है वो 120 करोड़ रुपीज़ दिए गए हैं। और इसके अंदर इंसेंटिव है वो मैन्युफैक्चरर के लिए जो ड्रोन और ड्रोन से रिलेटेड जो भी कंपोनेंट्स हैं उनके अंदर हाई किया जाएगा, जो कि वैल्यू एडिशन है वो 20% तक बढ़ा दिया जाएगा। गवर्नमेंट है उसके अंदर क्या किया जा रहा है, वो कॉन्स्टेंट इंक्रीज़ करने वाली है 20% रेट 3 साल के लिए, अगले 3 साल के लिए, जो कि एक एक्सेप्शनल ट्रीटमेंट है जो कि ड्रोन इंडस्ट्रीज़ को दी जा रही है। PLI की जो रेट है वो रिड्यूस की जाएगी हर साल। इसके अंदर क्या किया जा रहा है, ये PLI स्कीम है, ये ड्रोन रिलेटेड जो भी IT प्रोडक्ट्स हैं उनको इम्प्रूव करने की बात कर रहा है। और इसके अंदर जो ड्रोन कंपोनेंट्स हैं उससे रिलेटेड जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं अगले 3 साल के अंदर है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट है वो 5000 करोड़ तक एडिशनल आने की बात है। और इसके अंदर एलिजिबिलिटी सेल है वो 1500 तक की बात है, 1500 करोड़ों में बात हो रही है। और 10,000 और भी जॉब क्रिएट करेगी। फिर अगला क्वेश्चन है, कंसिडर करना है इन सभी स्टेटमेंट को किसकी रिस्पेक्ट में टेलीकॉम सेक्टर के बारे में बताना है। एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, जिसे इन शॉर्ट हम AGR बुलाते हैं, उसकी डेफिनेशन को और भी रैशनलाइज करने के लिए इसके अंदर से एक्सक्लूड कर दिया गया है नॉन टेलीकॉम रेवेन्यूज प्रोस्पेक्टिवली अगले 4 साल के लिए। और इसके अंदर मॉनिटोरियम है वो दिया गया है और टेलीकॉम ड्यूज को भी अप्रूव किया है। इसकी हेल्प से क्या होगा, हम इन्वेस्टमेंट है वो इनकरेज कर पाएंगे, 75% तक बढ़ा पाएंगे टेलीकॉम सेक्टर के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को। ये ऑटोमेटिक रूट से आएगी। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों फिर दोनों में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा A, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। ये सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि ये 75% नहीं बल्कि 100% तक होने वाली है। चलिए अब देखते हैं इसको। यूनियन कैबिनेट ने फिर से अप्रूव किया है स्ट्रक्चरल प्रोसेस को रिफॉर्म किए जा रहे हैं टेलीकॉम सेक्टर के अंदर। इसके अंदर 9 स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाए गए हैं और 5 प्रोसेस रिफॉर्म्स लेकर आए गए हैं। इसके अंदर जो AGR है एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, इसकी डेफिनेशन को रैशनलाइज किया गया है। इसके अंदर से नॉन टेलीकॉम रेवेन्यूज है उनको हटा दिया गया है। अगले 4 ईयर के लिए मॉनिटोरियम भी दिया गया है कि वो अपना ड्यूज है उनको क्लियर करें। टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइडर्स जिसे TSPs बुलाते हैं, कैबिनेट ने अप्रूव किया है मॉनिटोरियम और डिफरमेंट किया गया है कि अगले 4 साल के लिए इन्हें एनुअल पेमेंट जो कि ड्यूज हैं उनको अराइज किया जाएगा। AGR के अंदर जजमेंट दी गई उसके अंदर, और प्रोटेक्ट किया जाएगा नेट रिप्रेजेंट वैल्यू को, NPV जिसे इन शॉर्ट हम बुलाते हैं। और इसके अंदर इंकरेज किया जाएगा 100% जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है ऑटोमेटिक रूट से। इसके अंदर जो इस सेक्टर है टेलीकॉम सेक्टर उसके अंदर परमिट कर दिया गया है। स्पेक्ट्रम यूज़ है, स्पेक्ट्रम जिसकी वजह से हमें टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड होते हैं, जैसे कि हम फ़ोन पे बात करते हैं, हम इंटरनेट का एक्सेस कर पाते हैं, वो सभी चीज़ें स्पेक्ट्रम से होती हैं और वो हर साल अलॉट की जाती हैं। अलॉट तो क्या की जाती हैं, जैसे कि टेंडर भरे जाते हैं, उनमें से जिसकी बेस्ट पॉलिसी लगती है उसको टेंडर दिया जाता है, वो इस टेंडर को जीत जाता है। स्पेक्ट्रम यूज चार्जेस हैं वो रैशनलाइज किए जाएंगे और अब इसको जो एनुअल कंपाउंड है वो रेट है उनको भी कम कर दिया जाएगा। स्पेक्ट्रम है उनको सरेंडर कर दिया जा चुका है और जो स्पेक्ट्रम है उनको शेयर भी किया जाएगा। इसके अंदर जो पहले 20 साल के लिए दिए जाती थी उसको इंक्रीज़ करके 30 साल तक कर दिया गया है। इसके अंदर KYC प्रोसेस है उसको भी शिफ्ट कर दिया है, जब पहले वो प्रीपेड होती थी लेकिन अब पोस्ट पेड भी कर सकते हैं।
फिर अगला क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है कुशीनगर। ये न्यूज़ में देखने को मिलता है, ये एक टाउन है, ये कहाँ पे लोकेटेड है? उत्तराखंड के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, तेलंगाना के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर। तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन के अंदर दीजिएगा। सो दिस इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर लिसनिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, ऑल्सो प्रोवाइड योर सजेशंस टू इंप्रूव। जय हिंद, जय भारत।